दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे डे बाय डे विक्रम ऑन यूट्यूब। यार, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बड़े दिनों से मैं गायब था, मैं कहाँ पे था। तो मैं आपको बता दूं यार कि कुछ पर्सनल ऐसी असाइनमेंट्स आ गई थी कि मुझे यार कुछ टाइम के लिए ऑफलाइन जाना पड़ा। मैं आप लोगों से मिल नहीं पाया। पर आज अपन वापस आ गए हैं अपने भाइयों के पास, अपनी मिडिल क्लास कम्युनिटी के पास। और आज हम एक ऐसे टॉपिक उठाने वाले हैं जो कि आज बहुत बुरी तरह से एक ज्वलंत इशू बना हुआ है, पूरी हवा में तैर रहा है। बिल्कुल हर न्यूज़ चैनल, हर यूट्यूब चैनल इस पर डिस्कशन कर रहा है। पर हम वो बात नहीं करेंगे जो सब कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे वो एक ऐसा पॉइंट जो मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं उससे कुछ हद तक रिलेटेड हूँ। और बीइंग ए मिडिल क्लास, बीइंग माई प्रोफेशन ऑल्सो, तो आज उस पॉइंट पे बात करेंगे जो कोई भी नहीं बता रहा है आपको। तो आज हम जो टॉपिक छेड़ने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कंपैटिबिलिटी ऑफ एंड स्विच ओवर एंड ट्रांजिशन फ्रॉम द नॉर्मल पेट्रोल टू E10 टू E15, E20, E27 एंड E30 यार। तो आज इसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक को उठाते हैं और देखते हैं कि इस पे हमारी मिडिल क्लास के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है, और ऐसी क्या चीज़ है जिसका अभी तक किसी की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है। और कुछ ऐसी चीज़ें जो सब बात कर रहे हैं वो हम सिर्फ टच करेंगे, पर मेन चीज़ पे बात आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। तो पहले थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं यार। तो भाइयों, हम बात करने वाले हैं उस एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की जो दिल्ली एनसीआर वाले हर साल झेलते हैं, और बहुत बुरी तरह से झेलते हैं यार। बहुत लोग बीमार होते हैं, कुछ लोगों की तो जान भी चली जाती है। जिनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, सांस की प्रॉब्लम होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम होती है यार। हम बात करने जा रहे हैं पॉल्यूशन की यार। ये हर साल होता है और अब वो समय दोबारा आने वाला है। हम बैठे हुए अभी अगस्त में, अगस्त भी खत्म होने को आ रहा है, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आके 2-3 महीने में ये प्रॉब्लम जो है बहुत ग्रेव सिचुएशन में हो जाती है हर साल। बहुत सरकारें आई, बहुत सरकारें गई, बीजेपी आई, बीजेपी गई, आप आई, आप गई, कांग्रेस आई, कब गई, कहाँ गई, कुछ नहीं पता यार। पर ये जो प्रॉब्लम है पॉल्यूशन की, ये वहीं की वही है। बहुत सारी सरकारों ने बहुत इनोवेटिव तरीके से इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, बहुत सरकारों ने अलग अलग तरीकों से इसको सॉल्व करने की कोशिश की, पर ये प्रॉब्लम वही की वही है। तो आओ डिस्कस करते हैं ये कहानी कहाँ से शुरू होती है। पॉल्यूशन आया, पॉल्यूशन आने के बाद सीएनजी की गाड़ियाँ आई कि भाई कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस आएगी तो पॉल्यूशन कम होगा, पॉल्यूशन वही का वही। उसके बाद इन्होंने ऑड इवन लगाया, पॉल्यूशन वही का वही। उसके बाद इन्होंने 10-15 साल डीजल की गाड़ियों के, उससे पहले इन्होंने बैटरी की गाड़ियों का जो इनिशिएटिव शुरू कर दिया कि बैटरी में कंबशन नहीं होता है, बहुत इको फ्रेंडली व्हीकल्स होती हैं, ये ग्रीन व्हीकल्स हैं ये। पर पॉल्यूशन वही का वही, उससे कोई सॉल्यूशन नहीं है। पराली को ब्लेम किया गया, पॉल्यूशन वही का वही। केजरीवाल साहब एक केमिकल का सॉल्यूशन लेके आए, वो केमिकल सामने नहीं आया, पॉल्यूशन वही का वही। उसके बाद अब बैटरी के बाद अभी लोग लेके आ रहे हैं भैया कि 10 साल से 15 साल की गाड़ियों का बैन इन्होंने किया। 10 साल से पुरानी डीजल की गाड़ियां, 15 साल से पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां दिल्ली एनसीआर में नहीं चलेंगी। स्क्रैपेज पॉलिसी लेके आए, वहीं की वही, पॉल्यूशन वहीं का वहीं। पॉल्यूशन नाम के राक्षस को कोई नहीं हटा पाया। आज एक नया, एक और तरीका लेके आई है गवर्नमेंट, इनोवेटिव। हमारे लोग भी तो बहुत इनोवेटिव हैं, वो लेके आए हैं अब transition from a polluting petrol to a less polluting petrol, and the solution is E10, E20, E15, E25, E27 and E30 and up to E75, 95 and up to 100. What is E10, E20 and E30 petrols यार? एथेनॉल ब्लेंडिंग करके जो पेट्रोल बनाया जाता है उसको कहते हैं E10, E20 एंड E30, यानी 10%, 20%, 30%, 27%, जो भी आप मात्रा में ब्लेंडिंग करेंगे वो उस तेल को ये लोग कहते हैं एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। तो भाई, हमारी जो सरकारें हैं जिनको हम इतनी क्या कहते हैं हसरतों से चुन के लाते हैं, उनकी भी इंटेंशन में कोई कमी नहीं होती कि हमारा किसी तरह कोई भला हो जाए यार आम जनता का, और वो अपनी एक जो झंडा गाड़ सकें और सालों साल हमारे को जो है वो सेवा दे सके और गद्दी पे बैठ सके। तो भाई, इंटेंशन तो इनकी डीमोनेटाइजेशन में भी खराब नहीं थी, इंटेंशन तो इनकी जीएसटी में भी खराब नहीं थी, पर जो इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी है यार, उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ नज़र आ रही है यार। ये बिना सोचे समझे एकदम से हैपेजर्ड मैनर में ये लोग ओवरनाइट ये लोग जो है वो डिसीजन कर देते हैं, और बाद में इनको उसमें रिवर्ट करना पड़ता है यार। चाहे वो जीएसटी का डिसीजन हो, चाहे वो मोनेटाइजेशन का, डीमोनेटाइजेशन का डिसीजन हो, चाहे वो 15 साल और 20 साल की जो गाड़ियाँ, 10 साल और 15 साल की जो गाड़ियों के ऊपर जो इन्होंने जो बैन लगाने की बात की, स्क्रैपेज की बात की, इन्होंने जो पेट्रोल पंपों पे जो इन्होंने सिस्टम लगाया कि पेट्रोल देना बंद कर देंगे, एकदम से हैपेजर्ड डिसीजन लिया। फिर एकदम से जनता का उसमें रोष आया, प्रकट हुआ, भाई साहब एजिटेशन हुई, बहुत सारी धमकियां आई ट्रांसपोर्टरों की, जनता की, आम पब्लिक की। तो इनको एकदम से डिसीजन को रिवर्स करना पड़ रहा है। तो आज अपन इसी चीज़ को स्टडी करते हैं, क्या जो ये लोग एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो पेट्रोल लेके आ रहे हैं, कहीं यार इसमें भी कुछ ऐसा तो नहीं है कि यार इनको दोबारा से रिवर्ट करना पड़ जाए। तो एक बार स्टडी करते हैं यार, व्हाट इज एथेनॉल, व्हाई इट इज ब्लेंडेड, और इसका जो आगे पीछे जो इसका फ्यूचर और इसका जो क्या कहते हैं प्रेजेंट एंड पास्ट है वो क्या है।
सो यार हमारी जो गवर्नमेंट है, हम लोग ये जानते हैं कि वी आर द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और हम लोग जो है बहुत सुपर पावर बनने के बिल्कुल कगार पे खड़े हुए हैं। और हमारी जो पॉपुलेशन है वो हमारी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है यार। तो गवर्नमेंट ने जो रीज़न दिया जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का, कि जो वर्ल्ड सिनेरियो चल रहा है, जो जियो पॉलिटिक्स जो आज की डेट में चल रहा है, तो हमारी डिपेंडेंसी हैज़ टू बी मिनिमलिस्टिक ऑन द अदर वर्ल्ड। चाहे वो अरब कंट्रीज हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो कोई और कंट्री हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, हमारी डिपेंडेंसी उनके ऊपर कम से कम होनी चाहिए। सो इथेनॉल बिल्डिंग जो है वो यहाँ पे आती है यार। हमारा जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स है, हम जब इथेनॉल बिल्डिंग का जो टारगेट लेके चले थे, इन्होंने जो टारगेट लिया था 2030 तक हमने 20% इथेनॉल बिल्डिंग को अचीव करना था। और हमारी सरकार की जो ग्रेटनेस देखो यार, क्या एफिशिएंसी देखो कि ये 2025 में ही हम लोगों ने अचीव कर लिया। अब अचीव करने से हमें फ़ायदा क्या होगा? गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक को बिल्कुल कन्विंस करने में लगी हुई है कि यार अगर हम इथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ स्विच ओवर कर देते हैं, ब्राज़ील का एग्जांपल दिया जाता है, उसको बाद में टच करेंगे, पर हमारी जो गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि भाई हमारा 22 लाख करोड़ का जो इंपोर्ट जो क्रूड ऑयल बिल है वो कम होता है, हमारी गाड़ियां लेस पॉल्यूटिंग हो जाएंगी, हम लोग और ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे। जो 22 लाख करोड़ हम बचाएंगे यार, वो हम बहुत सारी चीज़ों पे यूज़ कर सकते हैं। एक छोटी सी कैलकुलेशन मैंने की थी, वो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो फाइटर जेट्स हैं यार, वो 2500 से लेकर 4000 करोड़ का एक फाइटर जेट पड़ता है यार। अगर 2500 करोड़ या 2000 करोड़ या 2500 करोड़ के हिसाब से कैलकुलेट करें तो हमारे पास 500 फाइटर जेट्स हैं। तो इन 500 फाइटर जेट्स की जो कॉस्ट बनती है वो मुश्किल से 10 लाख करोड़ बनती है। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ एथेनॉल ब्लेंडिंग करके अगर हम क्रूड ऑयल की सेविंग कर लें तो हम लोग ऐसे अपनी जो फाइटर प्लेन्स का जो फ्लीट है उसको हम डबल कर सकते हैं यार। तो गवर्नमेंट कहीं ना कुछ करके यार अपनी पावर को, वर्ल्ड पावर बनने को बहुत ज़्यादा आगे कदम बढ़ाना चाह रही है, पर इतना रैश और इतना फास्ट डिसीजन लिया जाता है कि यार वो कभी ना कभी हमारे पे उल्टा ही पड़ जाते हैं। लेट्स स्टडी मोर यार। नॉट ओनली द क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल, गवर्नमेंट कहती है कि यार इससे हमारे किसानों को भी फायदा होगा और हमारी फौज को भी फायदा होगा। फौज को तो सीधा सीधा यही फायदा होगा कि यार आपके पास आपकी जो है वो फायर पावर बढ़ जाती है और आप एक सशक्त और स्ट्रांग देश की तरह सामने आते हैं। बट किसानों में क्या फायदा होगा? तो किसानों के साथ ये फायदा होगा कि जो एथेनॉल बनता है वो या तो ग्रेन से बनता है या गन्ने से बनता है। जब आप गन्ने और ग्रेन की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएंगे, तो अभी रिसेंटली जो ट्रेंड चल रहा है वो 1200 रुपए क्विंटल के हिसाब से जो है वो मक्का बिकता था यार। अब 1200 रुपए क्विंटल का जो वो मक्का जो है आज की डेट में 2600 रुपए पर क्विंटल हो गया यार। तो आप देख सकते हो कि किसान भी कितनी खुशहाली की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं यार कि ये एग्जैक्टली जो पैसा बढ़ रहा है या बच रहा है, इसका एक्चुअल जो है वो अकाउंटिंग और मैथमेटिक्स क्या है यार, एक बार वर्कआउट करते हैं। तो भाइयों, गवर्नमेंट ने हमें बहुत सारे फायदे गिना दिए यार कि आपका इंपोर्ट्स कम हो जाएगा, आपका बिल कम हो जाएगा, आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे, लाखों करोड़ों रुपए बचेंगे, आपकी इथेनॉल ब्लेंडिंग से आपके किसानों को बहुत फायदा होगा। पर इसके साथ साथ यार जो कंज्यूमर लॉबी है, जो पेट्रोल लॉबी है, जो फ्यूल लॉबी है, जो ऑटोमोबाइल लॉबी है, वो लोग भी इनके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं और बहुत सारे जो हैं इसके डिसएडवांटेजेस गिनाना शुरू कर देते हैं कि भाई आपने 5 साल पहले जो है अपने ट्रांजिशन अचीव कर लिया है, आपको थोड़ा समय देना चाहिए था। आप ब्राज़ील का मॉडल फॉलो कर रहे हो, उस पर अपन थोड़ी देर में आते हैं। पर इन्होंने एक पूरी लिस्ट जारी कर दी कि यार इन सारी ये करने से इन चीज़ों का जो है वो गाड़ियों पे इम्पैक्ट आएगा। तो जो भी गाड़ी गवर्नमेंट कह रही है कि जो भी गाड़ी 2023 से पहले की बनी हुई है वो नॉन कंप्लायंट है E20 पेट्रोल यूज़ करने के लिए, और जो भी गाड़ी 2023 एंड ऑनवर्ड्स बनी है मैन्युफैक्चरिंग वाली हैं उसमें जो है E20 कंप्लायंट मटेरियल लगा हुआ है यार। यानी कि जो रबर गैस्केट्स हो गए, आपकी जो पाइपलाइंस हो गई, वो इस मटेरियल की बनाई गई है कि उसमें करोजन कम होगा, उसमें वेयर एंड टेयर कम होगी। करोजन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वाई, बिकॉज एथेनॉल की एक प्रॉपर्टी है और इसके अंदर जो है वो वाटर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो कि करोजिव होते हैं अपने नेचर में यार। तो लोग कह रहे हैं कि यार हमारी गाड़ियों में ब्रेकडाउन्स बहुत हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी की माइलेज कम हो रही है, लोग कह रहे हैं जी हमारी गाड़ी में क्या कहते हैं रस्टिंग की प्रॉब्लम आ रही है, टैंक्स बहुत जल्दी वेयर एंड टेयर कर रहे हैं, हमारे जो गैस्केट्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं, हमारी क्या कहते हैं वारंटी वॉइड हो रही है, क्योंकि जो मैनुअल्स कह रहे हैं वो वारंटी आपकी वॉइड हो जाएगी, इंश्योरेंस आपको नहीं दी जाएगी। अभी रिसेंटली एको इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने एक पूरा ट्वीट कर दिया था कि यार जो भी अगर आप अपनी गाड़ी में जो कि नॉन कंप्लायंट है, जो कि 2023 से पहले की बनी हुई है, आप इंश्योरेंस ले रहे हो उसमें, और अगर वो उसमें अगर आपने E10 एंड अबव पेट्रोल डाला तो आपकी जो वारंटी वॉइड हो जाएगी और आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा यार। तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं सामने निकल के, तो इसको स्टडी करते हैं यार एथेनॉल से, why ethanol and how it is to be transition is to be done यार।
आप लोग ना ये ट्राई करके देख लेना यार कि जब आप लोग गाड़ी का पेट्रोल लेने जाते हो तो आप जब उनसे पूछोगे पेट्रोल पंप वालों से भी, तो उनको भी कोई क्लैरिटी नहीं होती यार कि इसमें कितने परसेंट जो है ब्लेंडिंग हो रही है यार इसके अंदर। तो पुरानी गाड़ियां जो थी 10% तो आम ब्लेंडिंग चली रही है कई सालों से, पर जो 10% ब्लेंडिंग में क्या होता था कि आपकी गाड़ी की जो वेरिएंट है वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली होती थी और पता नहीं चलता था। आपको लगता था यार चलो 10,000 किलोमीटर 5,000 किलोमीटर गाड़ी चला दी है, ये छोटा मोटा फॉल्ट तो ये गैसकट वैसकट तो खराब हो ही जाती है। पर अगर वो चीज फ्रीक्वेंटली होना शुरू हो जाए बिकॉज ऑफ द हायर परसेंटेज ऑफ योर 20% ऑफ योर, डबल कर दिया जाए उसमें वाटर कंटेंट वाले एथेनॉल को, तो यार फिर आपको वो चीज़ बुरी लगनी शुरू हो जाती है। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, एथेनॉल, इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं यार कि एथेनॉल जो है यार वो सस्ता है, तो इसमें पेट्रोल का भाव क्यों नहीं सस्ता किया जा रहा। यार मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जनता जो है वो ये जानना चाह रही है, वो पब्लिक जो है वो सवाल कर रही है कि यार जब 2018-19 में गडकरी साहब ने ये एक क्लेम दिया था कि भाई जब हम एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट्स को हम अपना अचीव कर लेंगे तो डीजल आपको 50 रुपए लीटर मिलेगा और पेट्रोल आपको 55 रुपए लीटर मिलेगा, तो ऐसा कहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज 5 साल पहले ही 30 की जगह 25 में जो इन्होंने टारगेट अचीव कर लिया है, आपका जो ब्लेंडेड पेट्रोल है वो उतने के उतने पे ही मिल रहा है यार आपको। और जो E95 जो पेट्रोल है विच इज सपोज टू बी द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जो पेट्रोल, यार उसमें आप ये देख लो कि वो 160 रुपए लीटर पे मिल रहा है यार, और उसमें भी ब्लेंडिंग 20% है। तो कहीं ना कहीं चाहे आप वेरिएंट ईयर के माध्यम से बात करो, मेंटेनेंस कॉस्ट के माध्यम से बात करो, या आप जो है कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, ये एक मिडिल क्लास की पॉकेट पे भारी पड़ता हुआ डिसीजन नजर आ रहा है यार। आज की डेट में जो गाड़ियों की इन्वेंट्री पड़ी है वो 60 लाख करोड़ की इन्वेंट्री पड़ी हुई है। 40 से 50 दिन की इन्वेंट्री गाड़ियों की पड़ी हुई है गोडाउन्स में यार, शोरूम्स पे यार, उनके वेयर हाउसेज में। वो गाड़ियां बिक नहीं रही हैं। तो लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि यार कहीं ना कहीं आम पब्लिक के ऊपर ये बोझ डाला जा रहा है कि यार क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्सेशन का बड़ा बेनिफिट होता है, जब गाड़ियां बिकती हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा बहुत आता है। तो लोग कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठा रहे हैं कि यार चाहे वो आप क्या कहते हैं 10-15 साल का बैन वाली बात हो, चाहे वो पेट्रोल बैन की बात हो कि हम आपकी पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल नहीं देंगे, चाहे वो E20 E30 वाले पेट्रोल की बात कर रहे हो, 2025 वाले की बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं यार पब्लिक को घसीट के लाया जा रहा है कि आप अपनी पुरानी गाड़ियों को डिस्पोज ऑफ कीजिए, औने पौने भावों पे नई गाड़ियां खरीदिए ताकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिले। रेवेन्यू की बात करते हैं यार, एथेनॉल का मैं आपको प्रोसेस बताता हूं। जब एथेनॉल बनता है तो शुगर केन से या जब ग्रेन से बनाया जाता है, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सब लोग जो बात कर रहे हैं गाड़ी की मेंटेनेंस, गाड़ी की वेयर एंड टेयर, इन सब पे बात कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ, ये मेरा इस पॉइंट ये तो ध्यान गया, ये मेरे अपने थॉट प्रोसेस हैं, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यार जब जब आप मैन्युफैक्चरिंग का जो डिस्टिलेशन प्रोसेस में जाते हो, जब आप गन्ना लेके आते हो और जब उसका मोलासिस बचता है शुगर केन निकालने के बाद, उसका जूस निकालने के बाद, उस मोलासिस से स्पिरिट बनाया जाता है यार। और एथेनॉल एक वो फॉर्म ऑफ स्पिरिट है कि जो लिकर कंपनी जो है जब उसकी ब्लेंडिंग शुरू करती हैं और क्या कहते हैं डिस्टिलेशन शुरू करती हैं, तो पहले एथेनॉल बनता है, बाद में ENA बनता है, एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल। ENA इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ पोर्टेबल एल्कोहल जो कि लिकर मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। ये पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था। गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले क्या कहा लिकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को कि भाई आप ENA जो है वो आप ENA की स्टेज तक मत जाओ, उससे पहले जो एथेनॉल बनता है वो आप हमें 40 रुपए या 45 रुपए पे आप हमें दे दो, हम आपको वो बिल्कुल हार्ड कैश पकड़ा देंगे, आपको अगला प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका पैसा खड़ा होगा और उसको हम ब्लेंडिंग में यूज करेंगे। अब गवर्नमेंट अगर 20% ब्लेंडिंग और 30% ब्लेंडिंग के टारगेट को अचीव करती है तो वैसे ही आपका जो है वो 15-20% तो आपका जो पैसा है वो कॉस्ट में बचना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट ने अभी तक जनता को पास ऑन नहीं किया है, सीधा सीधा रेवेन्यू सेव किया है। अब क्या हो रहा है, जो स्पिरिट एथेनॉल के माध्यम से जो स्पिरिट आपकी आगे ENA बन के लीकर में जाना चाहिए था, अब वो स्पिरिट जो है वो यहाँ पे निकल गया, तो ENA के लिए जो स्पिरिट है वो कम बच रहा है। तो ENA के लिए कम बचने का मतलब है कि शराब महंगी होगी। आपका डिमांड एंड सप्लाई का लॉ यहाँ पे आता है कि अगर सप्लाई कम होगी तो पैसे बढ़ेंगे। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जो डिस्टिलेशन कंपनीज हैं वो 30 रुपए लीटर ENA बनता था, आज वही ENA 65 रुपए लीटर का बिक रहा है, 70 रुपए लीटर का तक जा रहा है। ये होने से क्या होता है कि आपकी जो एक्स डिस्टिलरी प्राइस ऑफ द लिकर है वो बढ़ जाती है, आपकी दारू महंगी होगी, जनता के ऊपर ये भार भी आएगा, गाड़ियों में वेयर एंड टेयर का भार भी आ रहा है, ये भार भी आ रहा है, और उसके बाद गवर्नमेंट को जो वहाँ पर 20% डिस्टिलेशन में जो आपको पैसा बच रहा है ब्लेंडिंग में एथेनॉल में,
वो रेवेन्यू भी बच रहा है, आप इंपोर्ट बिल कम कर रहे हो, वो रेवेन्यू भी बच रहा है, प्लस आप जो लिकर में जो हायर टैक्सेशन लोगे बिकॉज ऑफ द हायर ईडीपीज, वो पैसा भी गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है। तो ये तीसरा एंगल जो है, ये मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि लिकर वाला एंगल जो अभी तक किसी ने टच नहीं किया है यार। तो भाइयों, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या है, अच्छा करने जा रही है, पर यार थोड़ा सा सबसे यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट वालों से कि भाई थोड़ा मिडिल क्लास के लिए, आम आदमी के लिए भी सोच लो यार, क्योंकि वही एक इंसान है जो मात्र 3% लोग जो आपको टैक्स दे रहे हैं, जिनके टैक्स से आप जो अपनी सरकारें चला रहे हो, देश चला रहे हो यार। तो यही मेरा टॉपिक था। और अगर अपन ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील को भी एक बार टच कर लेते हैं। तो भाई हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि जब ब्राज़ील जैसी कंट्री इथेनॉल में इतनी एडवांस स्टेज में ब्लेंडिंग कर रही है, मतलब 100% तक वो लोग ब्लेंडिंग कर रहे हैं, 90% अचीव कर चुके हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते यार? हम लोग क्यों नहीं वो पैसा बचा सकते? हम लोग क्यों नहीं वो पैसा इकोनॉमी में पंप इन कर सकते हैं? पर इन्होंने यार उस चीज को, ब्राजील ने इस चीज को करने में, फ्रॉम ट्रांजिशन फ्रॉम 5% टू 90% एथेनॉल ब्लेंडिंग को लाने में उन्होंने 60 साल लगाए यार। ब्राजील में 1960 में, 1965 में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया था। वो क्राइसिस जो था, जिसकी वजह से उनको जो क्रूड ऑयल था उसकी सप्लाई कम हो गई, उनकी इकोनॉमी ठप होने वाली थी। तो ब्राजील में कॉर्न और शुगर केन की बहुत प्रोडक्शन होती है, तो उन्होंने उस प्रोडक्शन का फायदा करके, उन्होंने उसको इन्हांस करके अपने आप को इथेनॉल में लाके अपने आप को एक अपनी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को उन्होंने सपोर्ट किया था। उन्होंने इथेनॉल ब्लेंडिंग करके उन्होंने गाड़ियों को उस हिसाब से बनाया था। दे हैव टेकन फुल 60 years टू डेवलप दिस टेक्नोलॉजी। एक फेज्ड मैनर में उन्होंने ट्रांजिशन किया था। पब्लिक को उन्होंने ऑप्शंस दिए थे। पेट्रोल पंप पे क्लियरली लिखा होता था दिस इज E5, दिस इज E10, दिस इज E20, दिस इज E30 एक्सेट्रा एंड सो ऑन। आपको जो तेल चाहिए वो आप अपने हिसाब से ब्लेंडिंग कर लो यार, आप अपने हिसाब से ले लो। गाड़ियां भी उन्होंने उस हिसाब से बनानी शुरू की कि कंपैटिबल कर दी उन्होंने, धीरे 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 प्रोडक्शन प्रोसेस को लाके धीरे धीरे उन पुरानी गाड़ियों को उन्होंने फेज आउट किया और एक फेज्ड वे में लाके एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल उन्होंने बनाया। वही चीज़ जो उन्होंने 60 साल में की, हमारी सरकार ने वो चीज़ 5 साल में कर दी। भाई हम तो यार जीनियस हैं ही। जीनियस तो क्या है यार, पर आप जब रैश ड्राइविंग करते हो, फास्ट गाड़ी चलाते हो, तो जो सवारियां बैठी होती हैं उस गाड़ी में, उनको झटके लगते ही हैं। तो वो झटके अब जो है वो जनता को लग रहे हैं और जनता बड़ी परेशान हो रही है यार। जनता के ऊपर ही सब जो है, आम जनता के ऊपर ही सारा बोझ आ रहा है यार। ऑब्वियसली यार, जब आपकी गाड़ियां जब स्क्रैप होंगी, आपकी डिस्पोजल इनकम जाएगी, आपको दोबारा अपनी जो डिस्पोजल इनकम में से आपको पैसे डाल के नई गाड़ी लेनी पड़ेगी, तो व्हाट नॉट यार। तो ये तो पूरी तरह से जो है ये एंटी जो है वो मिडिल क्लास स्ट्रैटेजी है। इसको धीरे धीरे करते, संभाल के करते, फेज मैनर में लेके आते और एक स्ट्रैटेजी और एक क्रमबद्ध तरीके से बनाते यार, इसको करते और एक सक्सेसफुल मॉडल सामने लेके आते। हमारे सारे मॉडल फेल हो रहे हैं। बैटरी देख लो यार, आप बैटरी बुरी तरह फेल हो गई यार। बैटरी में अगर चाइना आज बैटरी लिथियम आयन देना बंद कर दे तो हमारी इंडस्ट्री पूरी ठप है यार। तो ये सारी चीज़ें बहुत सोचने वाली हैं यार। सिर्फ ये नहीं होता कि यार सिर्फ 3% लोग हैं उनको निचोड़ लो, उनका खून निकाल लो और अपने अपने जो है अपना रेवेन्यू क्रिएट कर लो और अपने वो जीडीपी अपने आप को दिखाओ यार। जीडीपी इज वन थिंग यार, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस इज वन थिंग, योर पर कैपिटा इनकम इज अनदर थिंग यार। भाई आप प्रोडक्शन करी जा रहे हो पर आपके लोगों की इनकम गिरती जा रही है यार। अब वो देखो ना, आप वर्ल्ड में बहुत नीचे आ रहे हो पर कैपिटा इनकम में। इसको भी अपन बाद में टच करेंगे क्योंकि अगर बोलते गए तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो भाई कहने का मतलब ये है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग जो की जा रही है ये बहुत ही अभी रैश मैनर में हो रही है। तो यार मैं तो यार यही बोलूँगा कि गवर्नमेंट अपने टारगेट्स को लेके बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और वो एग्रेशन में यार क्या कहते हैं ना यार, वो गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है। तो वो चक्कर है कि यार गेहूं तो पिस ही रहा है, साथ में जो बेचारी आम पब्लिक है वो भी पिसी जा रही है यार। इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी उठी। गडकरी जी के ऊपर भी लोगों ने ब्लेम लगाया कि यार इनका फैमिली बिजनेसेस हैं, इनकी शुगर केन और इनकी एथेनॉल ब्लेंडिंग का काम है इनका, ठीक है, एथेनॉल प्रोडक्शन की इनकी डिस्टिलरीज हैं यार। उसमें क्या कहते हैं पूर्ति नाम की कंपनी, ग्रुप ऑफ कंपनीज का आ रहा है। तो गडकरी जी ने उसमें ये भी बोला कि नहीं यार हम तो सिर्फ 1.3 लाख टन की ही प्रोडक्शन करते हैं यार। यार वो हार्डली अगर 30 रुपए के हिसाब से भी लगाओ तो हार्डली 25-30 लाख 40 लाख का टर्न ओवर, 50 लाख का टर्न ओवर जो भी बनता है यार। मुझे नहीं लगता कि यार गडकरी जी इससे कोई किकबैक्स लेंगे या वैसे करेंगे यार। उनको अगर करना होगा, इतने बड़े ये लोग गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं, इनको करना होगा तो बहुत सारे एवेन्यूज हैं इनके लिए। ये अपने ही घर के अंदर करके और अपने आप को एकदम लाइमलाइट में रखे कभी नहीं करेंगे यार। और मुझे नहीं लगता कि ये लोग करेंगे यार। ये लोग जो कर रहे हैं वो ये करना चाह रहे हैं कि बहुत ही फास्ट पेस में हम लोग जो है चाइना को कम्पीट कर लें, हम लोग यूएस को कम्पीट कर लें, हम जर्मनी को कम्पीट कर ले यार। काफ़ी हद तक हम बहुत सही जा भी रहे हैं,
हमारे पास बहुत सारी स्ट्रेंथ्स भी हैं, पर यार ये जो डिसीजंस हैं इनको बड़ा देख सोच समझ के लेना चाहिए। यार गाड़ियों की फिटनेस की जो बात हो रही है यार, वो आप उसकी फिटनेस पे बात करो ना, आप उसको स्क्रैपेज को फिटनेस पे लेके जाओ, ना कि उसकी एज पे लेके जाओ। ब्लेंडिंग कर रहे हो तो एटलीस्ट जो लोगों की जेब पे भारी ना पड़े आपका ये डिसीजन यार। अगर आप ब्लेंडिंग कर भी रहे हो तो यार वो बेनिफिट जो है वो आप 20 रुपए लीटर जो है वो आप कंज्यूमर को पास ऑन करो, ताकि वो जो पेट्रोल उसमें डालेगा और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 6 महीने 1 साल में जो वो पैसा बचाएगा, अगर मेंटेनेंस आती भी है, कोई ड्यूर एंड टेयर होती भी है, तो वो उस पैसे से वो उसको कर सकता है यार। तो ये सारी चीजें सोचने वाली हैं यार। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे अपना आज खत्म करता हूँ, विद अ प्रॉमिस टू कम बैक अगेन ऑन माय चैनल डे बाय डे विक्रम ऑन यूट्यूब। अपन फिर एक नया टॉपिक उठाएंगे। तो जो मैं आज आपको पॉइंट देना चाह रहा था वो लीकर से कनेक्टेड था। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यार दो धारी तलवार क्या होती है और किस तरह से जो है वो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं। आपको दिखता कुछ और है और अंदर से हो कुछ और रहा होता है। तो बने रहो दोस्तों। इसी तरह से हम मिडिल क्लास को टच करते हुए जो चीजें इंपैक्ट करती हैं उनको अपन लोग बार बार टच करेंगे और बार बार आपके सामने लेके आएंगे। मेरा चैनल दोबारा से एक्टिव हो गया है, आई हैव कम बैक अगेन। आपको हर एक दिन 2 दिन में आपको एक नया वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो मिलता रहेगा यार। सो adios amigos my friends, until my next vlog on my channel Day by Day Vikram on YouTube. Bye bye, see you, bye.